नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले को एक घंटा डेढ़ घंटा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक वीडियो लिंक के जरिए कौम से खिताब किया, जिसे तमाम टेलीविजन चैनल्स ने कवर किया। और इस वीडियो लिंक में इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन या प्रोसेस था वो अप्रैल की 9 तारीख को ख़त्म नहीं हुआ जब उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया एक साजिश के ज़रिए, बल्कि वो प्रोसेस अभी भी जारी है, कंटिन्यू कर रहा है। और उसका मकसद तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से तोड़ना, फ्रैगमेंट करना, उसके टुकड़े करना, उसे कमज़ोर करना है। इसका मकसद ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब को, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लंदन में है, उनको वापस लाया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन गेम खेली जाए। और उन्होंने सवाल रेज़ किया कि ये हुकूमत और इस वक्त जो कुछ कर रही हैं ये पार्टीज़, इसका मकसद क्या है कि एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की वाहिद फेडरल पार्टी जो पाकिस्तान की वफाक की ज़मानत है उसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिनाई किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त साजिश सबसे ज़्यादा ये है, जो पहले कई साजिश के पहलू रहे, लेकिन इस वक्त साजिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अफवाज पाकिस्तान को, जिनका आपस में एक ताल्लुक है, उनको एक दूसरे के आमने सामने कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसे फ़ौज के साथ और उसके दरमियान में तलखियाँ जो हैं अब वो पैदा की जाएँ। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया है। ये तो उसका खुलासा था डॉक्टर शहबाज गिल की जो स्टेटमेंट थी, जिसके ऊपर कल से बहुत बहस हो रही है। उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर उनके क्लिप को देखें, उनका जो बयान था, उनकी जो स्टेटमेंट है, उसको कंपेयर कर लें कि PMLN के जो मुख्तलिफ लीडर हैं वो क्या कुछ कहते रहे हैं। लेकिन यही नहीं उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने अपने उसी वीडियो लिंक के अंदर पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब के 2 क्लिप, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का क्लिप, ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप, मौलाना फजल रहमान का क्लिप और एक क्लिप उन्होंने, और अयाज सादिक साहब का क्लिप फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली में, और फिर उन्होंने एक क्लिप जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी वहाँ पे रन किया, ये साबित करने के लिए कि ये जो चीज़ें कही गई ये बहुत ज़्यादा तल्ख थी, ज़्यादा सख्त थी। और इसको अगर आप शहबाज गिल के साथ कंपेयर करें तो ज़ाहिर है उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके खिलाफ देखें क्या रद्दमल है। बहरहाल ये उनका कहना था जो अब से 1.5 घंटे की पहले की बात है। इसकी अहमियत क्या है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत कहाँ पर खड़ी है, हम किस तरफ इसको जाते हुए देख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। सो आई वेरी वार्म वेलकम टू हिम। शबीला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थाई प्रोमिनेंट रहनुमा, मेंबर रह चुकी हैं सिंध असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की मेंबर हैं सिंध असम्बली की, फॉर्मर एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, और ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू शबीला फारूकी साहिबा। हबीब अकरम साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, इलेक्शन एक्सपर्ट जो हैं, टेलीविजन कमेंटेटर, टेलीविजन एंकर पर्सन जो हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। और अगर मैं शमीला फारूकी साहिबा से इस बात का आगाज़ कर सकूँ। शमीला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शमीला फारूकी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो उन्होंने स्पीच की, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी अपना पूरा जो है उन्होंने भी बड़े क्लिप रन किए जिस तरह से इमरान खान साहब ने रन किए। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें वापस लाया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कोर्ट्स में डिस्क्वालिफिकेशन का बार्टर एक्सचेंज किया जाए, और इस किस्म की कोई प्लानिंग है। तो क्या प्लानिंग हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन का केस जो है उसे लड़ा जाए सुप्रीम कोर्ट में? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जिस रोज़ से इमरान खान साहब उनका एग्ज़िट हुआ है नेशनल असम्बली से एज़ प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उससे भी कबल जिस वक्त से हमने ये अनाउंस किया था PDM के प्लेटफॉर्म से कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, उस वक्त से इमरान खान साहब ने एक रेटोरिक क्रिएट किया है, एंड दैट रेटोरिक वो उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, अमरीकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और यहाँ के पॉलिटिशियन को इस्तेमाल किया गया है उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। हकीकत बात यह है कि ही लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये इंतहाई एक जमहूरी और आइनी तरीक़ेकार था और एक जमहूरी अमल है, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद के जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, पंजाब में हुए, बाकी जगह हुए, वो आपके सामने हैं। दिस इज़ पॉलिटिक्स, ये सियासत है। इट्स अगेन अ गेम ऑफ नंबर्स। जिनके पास नंबर हैं वो हैं, जिनके पास नंबर्स नहीं रहते वो नहीं रहते। ये दिस इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक फ़ाल डेमोक्रेसी में यही होता है। एक होता है कि एक्सेप्ट कर लेना ग्रेसफुली, एज अ प्लेयर, एक स्पोर्ट्समैन, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था।
बट उनका जो एक रेटोरिक है कि कॉन्स्पिरेसी हुई और हो रही है और मज़ीद होती जा रही है, ये रेटोरिक ख़त्म नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि इससे मुल्क में बड़ी इंस्टेबिलिटी हो रही है। अब नई कहानी ये है कि जी जनाब इनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाटर कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। देखिए ये कहानी है या इसमें कोई हकीकत आप समझती हैं नहीं है? बड़ी अच्छी लगती हैं। देखिए एवरीथिंग जो भी होगा कानून के तहत होगा, कानून और आइन के दायरे में होगा। अदालतें ना हमारे कहने पे चलती हैं ना पार्लियामान हमारे कहने पे चलते हैं। ये तो बड़ी मुबहम सी रहेगी ना, वेग चीज है। वो तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं शमीला जी, वो तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाके डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन की एक गेम प्लान है। तो बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने ये इशारा किया है, बात की। आप तो कह रही है ना कि रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन ये तो इस तरह से, क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का कोई प्लान है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट? देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के शहरी हैं, वो जब आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। कानून हरकत में आएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। नोबडी कैन स्टॉप हिम। बात यह है कि इनकी हुकूमत के अंदर, तो फिर वो बाहर क्यों हैं? वो बीमार थे, वो तो 2019 के अक्टूबर से बाहर हैं। आप कह रही हैं जब चाहेंगे आना आ सकते हैं। बाहर इसलिए हैं क्योंकि बाहर हैं। देखिए आपने कहा ना कि क्या उनको लाने की कोई तैयारी हो रही है। मैंने कहा कि जी लाने की तैयारी नहीं, वो एक शहरी है, नोबडी कैन स्टॉप हिम। If tomorrow he wants to come back to Pakistan, ठीक है, सही कह रही हैं, he's a Pakistani citizen. Can you and I or anybody lost ये है ना कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं बाहर, वो जो डिस्क्वालिफाइड हैं, तो वो जो डिस्क्वालिफाइड हैं, उनके खिलाफ जो सजा और पनिशमेंट है उसको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। देखिए सजा और डिस्क्वालिफिकेशन अदालत ने दी है। अगर कोई खत्म करेगा तो अदालत खत्म करेगी। कोई सिटिंग गवर्नमेंट, कोई फ्यूचर गवर्नमेंट या कोई इदारा उसे ख़त्म नहीं कर सकता। एक सज़ा और एक डिस्क्वालिफिकेशन अगर अदालत ने की है तो अदालत ही उसे अंडू कर सकता है मेरी नज़र में। और मुझे नहीं पता कि क्या उनकी जमात या उनकी पार्टी या उनके लवाकिन जो हैं, जो उनके घर वाले हैं, क्या वो अदालत में किसी रिव्यू में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखिए ना, सिटिंग गवर्नमेंट, सॉरी लवाहिकीन तो इसमें सही लफ्ज नहीं होगा, लवाहिकीन सही लफ्ज नहीं होगा उनके लिए। सॉरी मैंने कहा सॉरी लवाहिकीन शमीला जी सही लफ्ज नहीं है, मेरा मतलब उनके घर वाले, उनकी पार्टी आप कहना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, यस उनके घर वाले, मैंने इसको करेक्ट किया। मैंने कहा कि उनके जो घर वाले हैं अगर वो किसी अपील में जा रहे हैं या रिवीजन के अंदर जा रहे हैं तो दे वुड नो बेटर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आपके एलाइज है ना पीडीएम के अंदर, कैन नॉट रिमूव हिज डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन आप उनकी हुकूमत में उनके साथ शामिल है ना। आप कह रही है कि ये जो प्लान है नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म करने का, इसका हिस्सा आप लोग नहीं है। देखिए प्लान जो आप कह रहे हैं ना, कि जो प्लान जिस तरह से बात की जा रही है कि प्लान है, प्लान तो ऐसा लग रहा है कि जी हम सपोर्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब को, ही विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सजा खत्म कर देंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, कन्विक्शन उनकी आर्टिकल 45 में ख़त्म हो सकती है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है अगर आरिफ अलवी साहब करना चाहें, ये एक तरीका, लेकिन कन्विक्शन वो ख़त्म नहीं कर सकते। अगर अदालत से कन्विक्शन हुई है तो अदालत के पास अगर वो जाते हैं, कोई प्रोविजन है तो उसके तहत हो सकती, अदरवाइज नहीं हो सकती, अनलेस आप आइन के अंदर तब्दीली लेकर आएँ। और अगर आइन में तब्दीली होगी तो वो सबके लिए होगी। बात यह है कि देखिए यहाँ अदालतें एक इदारा है, एक मोतबर इदारा है, उनकी तरफ से अगर एक फैसला आया है, सही या गलत हम एक्सेप्ट करें ना करें। भुट्टो साहब को फांसी हुई, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने अदालतों का एहतराम किया। आज हम कहते हैं कि वो अदालती कत्ल हुआ, लेकिन एहतराम क्या किया उन्होंने, फांसी दे दी उनको, कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ, एहतराम कैसे किया आपने? प्रोटेस्ट करते रहे आप लोग। ये तो सही नहीं होगा कहना कि आपने एहतराम किया किसी, मतलब वो तो एक बड़ा जालिमाना फैसला था। आप क्यों कह रही हैं कि आपने एहतराम किया उसका? हमने कब माना पीपल्स पार्टी ने कि वो सही फैसला था? हम भी नहीं मानते कि वो सही फैसला था, वो गलत फैसला था। नहीं, हमने माना नहीं डॉक्टर साहब, हमने जज साहिबान का एहतराम किया, हमने उनको गालम गलोच नहीं की, हमने उनको बुरा भला नहीं कहा, हमने कानून के मुताबिक किया। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, तो किया था ना शमीला जी, ये तो 1979 की बात है। उस वक्त तो बहुत कुछ किया था शमीला जी, 1977-79 की ये बात है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब के जनाजे के ऊपर शहद की मक्खियों के छत्ता जो है छोड़ दिया गया था।
मौलवी मुश्ताक जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, पीपल्स पार्टी छोड़ा था, किसने नहीं छोड़ा, देखिए उन्होंने उनके जनाजे पे शहद की मक्खियों का छत्ता फेंका था और वहां पे लोग उनकी जो मैयत थी उसको फेंक के चले गए थे, कोई उनको दफनाने वाला नहीं था अगले 2 घंटे के लिए। देखें एक शख्स जो इस दुनिया से चला गया, अगर उसको दफनाने वाला नहीं था तो अगेन उनके लवाकिन थे नहीं थे, मैं उस गुफ्तगू में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि एक शख्स अब चला गया, जज़ा और सज़ा अब वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये इल्ज़ाम कि पीपल्स पार्टी ने छत्ता छोड़ दिया था, फलां पीपल्स पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केम बैक टू पाकिस्तान डिस्पाइट नोइंग दैट हर लाइफ वाज इन डेंजर। ठीक है, कितने लोग होते हैं? आप सही कह रही हैं। अच्छा, मुझे जरा अली मोहम्मद खान साहब को भी इसमें लेने दीजिए। नहीं बहुत नहीं, बड़ा आपका बड़ा अच्छा मौक़िफ़ आया। अली मोहम्मद खान साहब, शर्मिला ये कह रही हैं कि अगर कोई ऐसा प्लान होगा तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली का होगा, उनकी पार्टी का होगा, पीडीएम की बाकी जमातों को नहीं पता। जो अब से कोई घंटा पहले इमरान खान साहब ने कहा अपनी वीडियो टॉक के अंदर, उन्होंने वीडियो अपनी जो लिंक से अपना खिताब किया कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब को वापस ला के उनको रिहेबिलिटेट करके डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन की गेम खेलने का एक प्लान है। तो आप क्यों कहते हैं ऐसा, जबकि पीडीएम की जमातों को नहीं पता, तो आपको कैसे पता चल गया? जी बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, तारीख में हमारे हर तरह के फैसले आपने तरह जिक्र किया वो मौजूद हैं, सही भी हैं और गलत भी हैं, लेकिन बहरहाल फिर वो जो फैसला होता है वो आपको मानना पड़ता है। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी गुंजाइश आपके पास होती है तो आप उसको यूज करते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास बहरहाल एक इख्तियार तो रहता है, लेकिन अगर कानूनी नुकात से किसी शख्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो तो देखना पड़ेगा कि क्या वो कोई तख्तीस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो चहमगोइयां हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जहांगीर खान तरीन, इमरान खान और नवाज शरीफ सब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करे और ये चीज़ ही खत्म हो जाए, या असेंबली से या सुप्रीम कोर्ट से। ये आर्टिकल 62(1)(f) है, ये एक थियरी जो है वो चल रही है इस वक्त। देखें, इस तरह से तो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है और हमारा आईनी जो स्ट्रक्चर है उसका तो मजाक में ये इट्स नॉट अ बैलेंसिंग एक्ट, या किसी की मन मर्जी तो नहीं है, इनको बैठा दो और उनके फैसले कर दो। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा। तीनों को अलग-अलग पैरामीटर्स पे देखना पड़ेगा। एक तरफ आपके साथ नवाज शरीफ साहब जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, उनका फैसला आप जाके देखें कि उन पे इल्ज़ाम क्या था कि पाकिस्तान से पैसा बाहर गया और उसका मनी ट्रेल उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ जहांगीर साहब है, उनकी केस की मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता। खान साहब का तो केस ही हो रहा है, उनको तो आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। देखिए, मैं दोबारा आपको ये इस तरह से करना चाहूँगा कि जहाँ तक पीडीएम है तो इनमें एक कदर मुश्तरक है, बाकी में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। शर्मिला दीदी की जो जमात है, इसने सारी जिंदगी सियासत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ की है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा एंटी भुट्टो वोट को कैश किया। अब ये सब आपने कभी सोचा डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब की आखिर नुस्खा क्या है? ये जो अज़म के, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा लेकिन मैं सियासी हरीफ कहूँगा, और बदतरीन सियासी हरीफ, कि जो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून ने किया। 2 मिसालें कि एक जो बीबी मोहतरमा के साथ और उनकी वालदा के खिलाफ जो मलिशियस कैंपेन, उसमें मेरे अल्फाज मेरे मुंह पे नहीं आते, मैं उसमें मजीद नहीं जाऊँगा, जो मलिशियस कैंपेन यूज़ की गई। और दूसरा जो सरदारी साहब को बजाय इसके कि उनके करप्शन केसेस पे सही कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वो केस चलाते, उनको अदालतों में रख के, जेलों में रख के उनको जो तकलीफें पहुंचाई गई, और उसका जवाब फिर ये था कि उन्होंने भी कोई कसरत नून ने भी नहीं छोड़ी। नुकता मेरा ये है कि आखिर में वजह क्या है कि अज़ल के सियासी हरीफ, यानी कि मुस्लिम लीग छोड़े जो जमीयत-उल इस्लाम है, वो हमेशा ANC के खिलाफ कौन सा इल्जाम लगाती, मैं उस पर नहीं जाता। आज वो सारे एक पेश पे किस मकसद पे हैं कि इमरान खान के खिलाफ सारे जमानों के हरीफ इकट्ठे हो गए हैं। क्या इमरान खान साहब, ये आपकी कामयाबी है आप लोगों की कि नाकामी है कि सब इकट्ठे हो गए आपके खिलाफ? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो बात आज से 26 साल पहले इमरान खान साहब करते थे जब जमात बनाई कि एक वक्त आएगा कि सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, लोग मजाक उड़ाते थे कि आपके पास तो 10 मेंबर नहीं है और आप कहते हैं कि ये सारी जमातें आपके खिलाफ हो जाएंगी। आज आपने देखा, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेटस को। स्टेटस को हमेशा एंटी स्टेटस को, तो स्टेटस को वर्सेस एंटी स्टेटस को। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ना में आखिरी बात, अपने जमाने में, अपने वक्त में ये स्टेटस को भुट्टो के खिलाफ रुकी हुई और उसके खिलाफ जमातें बनी, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलाई। जब भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, मैं पूछना चाहूंगा उनसे
निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक आगे क्यों नहीं चली? क्यों शरई निज़ाम के लिए फिर उन्होंने अपनी तन मन धन की बाजी लगाई? क्या मकसद सिर्फ भुट्टो साहब को फांसी करना था? वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो है सारी स्टेटस को इमरान खान के खिलाफ, ये है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि जिस तरह से स्टेटस को की ताकतें, सियासी ताकतें जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ इकट्ठी हो गई थी, आज 50 बरस के बाद वो तमाम स्टेटस को की ताकतें जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। कहना अली मोहम्मद खान साहब का। हबीब अकरम साहब की तरफ आता हूँ। हबीब अकरम साहब, आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी सियासत, तो खास करके जो इलेक्टोरल डायनामिक्स हैं उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर एनालिसिस। ये जो इस वक्त ब्रेन वेव है जो हम मसलसल सुन रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, उसमें इंटेंसिटी आ रही है कि डिसक्वालिफिकेशन वर्सेस डिसक्वालिफिकेशन गेम होगी। इमरान खान विल बी कन्फ्रंटेड विद द फेट अकम्पली कि उनको भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा, फिर उनके सामने एक ऑप्शन होगी कि वो PMLN के साथ मिलकर, बाकी जमातों के साथ मिलकर सबकी डिसक्वालिफिकेशन को ख़त्म करने को अप्रूव करेंगे। एक तो ये पॉइंट, और फिर दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं आएंगे PMLN को लीडरशिप नहीं मिल सकेगी इलेक्शन की, इसलिए उनको वापस आना है, केसेस ख़त्म होने हैं और फिर कहीं मार्च अप्रैल में जाके इलेक्शन होंगे और इलेक्शन को रोका जाएगा जितनी देर तक वो अपने आप को रिहेबिलिटेट करते हैं। आपको लगता है इस बदली हुई सियासत में नवाज शरीफ साहब के पास वो मैजिक होगा जो आज से चंद साल पहले उनके पास हुआ करता? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और उसकी ज़ाहिर हुकूमत भी है प्लस पीपल्स पार्टी, इन सारी जमातों का ख्याल यह है कि ये किसी भी तरीके से इमरान खान को अपने जैसा साबित कर दें। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने इनके ऊपर मुतय्यन इल्ज़ाम लगाए कि ये सब एक जैसे हैं, नंबर 2 ये सब करप्ट है, नंबर 3 ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, वगैरह वगैरह, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। अब इन तीनों इल्ज़ामात को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वापस इमरान खान पर लगाना है। उसी सूरत में इमरान खान इस सतह पे आएंगे बयानिए के हवाले से कि जहां पे PDM कहेगी कि आप लोग जो हैं इसको किसी उसूल की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि ये तो हम जैसे हैं। मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए कि पिछले चंद दिनों से ये बाकायदा तौर पर कोशिश हो रही है कि मसलन आप जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं, इमरान खान को कहा गया ये सिलेक्टेड है। क्या इससे पहले कोई इस तरीके से हुकूमत में नहीं आया जिस तरीके से इमरान खान आए? तो सारी जमातों ने 3 साल कैंपेन की कि ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, और आखिरकार बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार भी हो गए कि हाँ ये सिलेक्टेड है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि जनाब ये तो बिल्कुल नालायक हैं, इनसे इकॉनमी नहीं संभल रही। क्या इकॉनमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा संभल रही थी या PMLN बहुत ऊपर ले गई थी? ऐसा नहीं था। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बनाया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि चाहा ये जा रहा है कि PDM ये चाहती है इनफैक्ट कि इमरान खान को जो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर की इक्वेशन है उसमें से बाहर निकाल दें। अब मसलन आप देख लें डॉक्टर साहब कि इमरान खान जब से इख्तिदार से बाहर निकले हैं वो फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करे, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करे, वो 1-2 उसूली बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन जो जैसे ही वो कोई उसूली बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक यानी PDM के जो लोग हैं, जो हुकूमत है इस वक्त, वो हुकूमत उनकी इस बात को एक नया मानी पहनाकर अवाम के सामने लाती है। अवाम के सामने लाना तो एक मकसद है, दरअसल वो एस्टैब्लिशमेंट को ये बताना चाह रही है कि देखो ये आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं। हर बात पे देखो ये आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं, देखो इसने ये क्या कह दिया। अब मिसाल के तौर पे ये तरीका, एक बच्चा है उसने छोटा सा ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब उस ट्वीट को उस बच्चे को पता भी, शायद उसके मानी भी नहीं पता होंगे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे जिस अंदाज से उसको आगे ले जाया गया। इसी तरह टीवी पर लाल, लेकिन हबीब अकरम साहब PDM की जमातें और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो सारी तहरीक है अफवाज पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म करने की, ये दर हकीकत कहीं से सेंट्रली पुश होती है। उनको ये शक है कि अली मोहम्मद खान साहब की पार्टी इसको सेंट्रली पुश करती है। नहीं, ये सेंट्रली पुट हो या ना हो, नहीं, देखिए वो तो ये चाहते हैं साबित करें, वो ये चाहते हैं साबित करें कि इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट है और एंटी फौज है। इमरान खान ये नहीं चाहते कि मैं ऐसे आदमी के तौर पे सामने आऊं या ऐसी पार्टी के तौर पे सामने आऊं कि मैं एंटी फौजी हूं, एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो लिहाजा जब इमरान खान उससे इमरान खान की सियासत को कोई फायदा नहीं होता। मुझे ब्रेक ले लेते हैं, बड़ी दिलचस्प ये क्वेश्चन है, मुझे एक ब्रेक ले दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी, हबीब अकरम साहब भी और शर्मिला फारूकी साहिबा भी। एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं फिर हबीब अकरम साहब की तरफ क्विकली। हबीब अकरम साहब, यहीं से थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहता हूँ। इस सवाल का आपने जवाब दिया नहीं है, एड्रेस नहीं कर सके कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, केसेस वगैरह खत्म हो जाते हैं, क्या उनका कैरिज्मा और मैजिक अब होगा पंजाब की पॉलिटिक्स में जिसकी तवक्को की जा रही है कि वही PMLN को लीड कर सकते हैं?
जी देखिए, जहां 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे, वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा वोट जो थे वो नवाज शरीफ के नाम पर पड़े थे। इसलिए जो ताज़ा तरीन और दस्तयाब आदाद शुमार है उनके मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका लोगों के अंदर एक पुल मौजूद है और वो पाकिस्तान के बड़े लीडरों में से एक है। लिहाजा ये कहना कि उनका करिश्मा खत्म हुआ है तो ऐसी सूरत हाल तो पेश नहीं आई। लेकिन कुछ सियासी वाकयात ऐसे हैं जो रूनुमा हुए जिसकी वजह से लगा ऐसे कि वो तो कुछ पीछे चले गए। मिसाल के तौर पे वो उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, उनके ऊपर कुछ इल्जामात साबित हो गए जो भी अपीलों में है। इसी तरह वो नाअहल हो गए। इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, इमरान खान नाअहल नहीं हुआ और इमरान खान मुल्क में मौजूद है। लिहाजा वो 3 कमजोरियां जो उनकी हैं नवाज शरीफ साहब की, वो तीनों खत्म हो, उनमें से एक कम से कम खत्म हो जाएगी जैसे ही वो मुल्क के अंदर आ जाएंगे कि इमरान खान जो की तरह वो भी मुल्क के अंदर मौजूद होंगे। अब दूसरा मामला है कि क्या वो अहल होंगे या नहीं होंगे। देखिए मोहित पीरजादा साहब, ये मैं उन लोगों में से हूं जो नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत के फैसले के इस्तदलाल से इत्तफाक नहीं करते। मैं ये समझता हूं और आज भी शरह सदर के साथ ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत का फैसला दुरुस्त नहीं था, लेकिन बहरहाल हमें मानना है। अब बजाय इसके कि हम आगे चल के सिर्फ इसलिए कि चूंकि नवाज शरीफ को गलत नाअहल करार दिया गया था अब इमरान खान को भी गलत तौर पर नाअहल करार दिया जाए, हमें ये नहीं करना चाहिए। बहसियत कौम हमें पिछली गलती का दुरुस्त करना चाहिए, ना कि हम एक मजीद गलती करें। तो लिहाजा अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो उनकी नाअहलियत तो खत्म होनी चाहिए, जहांगीर खान तरीन की नाअहलियत भी खत्म होनी चाहिए। तो लिहाजा ये जो नाअहल करने का सिलसिला है ये तो यहां पे रुक जाए। हाँ, उसके बाद फिर अवाम की तरफ जाए, अवाम जो फैसला करते हैं वो उन्हें उनका फैसला कबूल करना चाहिए। अच्छा, अब ये नाअहली कैसे खत्म हो सकती है? मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अली मोहम्मद खान साहब के तो प्लान तो फिर ये है कि इमरान खान साहब के सर पे भी नाअहली की तलवार लटका के बारगेन हो टेबल के ऊपर कि आप भी नाअहल नहीं होंगे और जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ भी वापस आएंगे और नाअहलियत उनकी खत्म होगी। तो इस पर कॉपरेट करेंगे आप लोग? देखिए, मेरे सामने ये बहुत ही आर्टिफिशियल सा हो जाएगा और मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि इसको खाना एक अजीब सा तासुर है। एक फैसला हो चुका है जिस सुप्रीम कोर्ट के स्टीवन तरीन जज साहिबान बैठे हुए थे, उसको आप एक ऐसे फैसले से कंपेयर करें जो बिल्कुल जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दिया उसकी क्या बुनियाद है? वो सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की कसौटी पे जब फर्क आ जाएगा उसकी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये तो एक मजाक बन जाएगा। उसका मतलब है कि फिर आप ताकतवर लोगों के लिए और एक कानून होगा, कमजोर के लिए और होगा। आप कैसे इमरान खान साहब के केस को मियां साहब के केस से कंपेयर कर सकते हैं जिनके मनी लॉन्ड्रिंग का, पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने का इल्जाम था? एक तरफ एक आदमी है जो आपको चंदे के पैसे से अस्पताल, चंदे के पैसे से हॉस्पिटल और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटियां, और फिर पाकिस्तान ने एक नया कल्चर दिया कि आम आदमी के चंदे से $50, $100, $200 से आपने एक पार्टी चलाई और उस पर आपने इल्जाम लगाया कि फॉरेन फंडिंग है। वो जब निकला तो सारे पाकिस्तानी उसमें से निकला, तो उसको आप उससे कंपेयर करें। फिर एक दूसरा जो कुछ बड़ा मल्टी बिलियनियर था जहांगीर तरीन साहब, उनका केस इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वही साइड ट्रेडिंग का केस था। तो इनको इस तरह से मिला कि ये तो एक मजाक ही बन जाएगा। मतलब है कि फिर आम आदमी का पाकिस्तान नहीं, फिर चंद लोगों को बिठा सकता प्रदेश में। मैं समझता हूँ सबका एक एलिटिस्ट अशराफिया का पाकिस्तान साबित हो जाएगा। वैसे है अशराफिया का ही है। अली मोहम्मद खान साहब जरा मेरे साथ रहें। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिबरल क्रेडेंशियल्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े बुरे वक्तों में अपने लिबरल क्रेडेंशियल्स को बरकरार रखने की कोशिश की है। बहुत सी चीज़ें जो बाकी सियासी जमातों ने स्टूप लो किया है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की डिस्क्वालिफिकेशन, जबकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी तमाम डिस्क्वालिफिकेशन के नताइज बड़े बुरे निकले पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, क्या पीपल्स पार्टी इसे सपोर्ट करेगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो आइन और कानून के मुताबिक होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेगी। जो आइन और कानून के बरखिलाफ होगा हमने कभी ऐसी कोई सी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। अब जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ रही है और जो खदशात इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं, लेकिन उसको अगेन एक रेटोरिक बिल्ड कर रहे हैं कि जी वो बारगेन करेंगे और मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और मेरी डिस्क्वालिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आया है, देर आया दुरुस्त आया, 8 साल बाद आया, लेकिन वो फैसला आया और वो फॉरेन फंडिंग केस में था। वो प्रोहिबिटेड फंड्स थे। 13 अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए गए, छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी क्लियर इन इट्स जजमेंट
वो जो कंप्लेंट थी वो पीपल्स पार्टी या पीडीएम या पीएमएलएन ने नहीं लगाई थी, वो इन्हीं के फाउंडिंग मेंबर ने लगाई थी। और फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं आया। उसके अंदर अगर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, बिकॉज उन्होंने गलत एफिडेविट पे तो साइन किया है ना, फॉर्म 1 के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि देयर इज नथिंग हिडन, लेकिन वो गलत बयानी की गई है। दूसरी चीज तोशा खाना केस, अगेन तोशा खाना केस, ये जो अंडर डेवलप्ड लीगल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर होते हैं, इसमें अदालतों के फैसले बड़े अजीब भी हो जाते हैं कई दफा। 1979 का जो सुप्रीम कोर्ट का और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो भी अपेरेंटली क्या ताल्लुक है शर्मिला जी, अपेरेंटली वो ऑन द फेस ऑफ इट वो फैसला भी आईन और कानून के तहत किया गया है। ये और बात है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में सेशन कोर्ट में उनका केस नहीं चला, आइन और लाहौर हाई कोर्ट में कैसे जज साहब जो है उनको लगा दिया गया जो उनसे शदीद नफरत करते थे पब्लिकली, एक अप्रूवर के बयान पे किया गया, फिर उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कर किया गया था। और ऐसे फिर वो वाहिद फैसला है जहां कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई स्प्लिट डिसीजन में, और उसमें फांसी की सजा दी गई। मैं ये कह रहा हूं कि गलत फैसला हुआ। वही तो बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत था। वो जी बिल्कुल ना, वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बन सका ना दुनिया में कहीं उसको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो फिर अब आप कैसे कह रही हैं कि आईन और कानून से ही फैसले होते हैं? आईन और कानून से फैसले गलत कर दिए जाते हैं, ये तो नीयतों के ऊपर होता है। टाइम्स हैव चेंज्ड। आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, आज की तारीख में, और उस तारीख के अंदर, उस सन के अंदर मीडिया इतनी आज़ाद नहीं थी, इंटरनेशनल मीडिया इतनी वो नहीं थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब तो मीडिया वैसे आज भी कोई आज़ाद नहीं है। मैं थोड़ी सी करेक्शन आपकी कर दूं, बिकॉज़ मैं मीडिया में हूं, मीडिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है शर्मिला जी। नहीं शर्मिला जी, मीडिया तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मीडिया देखिए, शायद बड़ा मायूब लग रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे कि आप कह रही हैं मैं इस पे क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा। मीडिया तो पाकिस्तान के किसी भी कोने में जरा सा भी आज़ाद नहीं है। अगेन मैं इस पे बड़ा एक सवालिया निशान है, एक सवालिया निशान है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि कमर्शियलिज्म हैज टेकन ओवर इम्पार्शियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन मीडिया। मैं तो ये भी समझती हूँ, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस। हम तो देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बेंट हैं, मुख्तलिफ जमातों का, ये होना नहीं चाहिए। एक टेलीविज़न चैनल या एक मीडिया हाउस या एक जर्नलिस्ट, हर किसी को अनबायस्ड होना चाहिए। ये ओपिनियन मेकर्स, आप लोगों की बात सुनती है आवाम, सो उनको फैसला करने दें, आप हकाइक सामने रखें। इस पे एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि आज की तारीख में, आज के माहौल में, आज की दुनिया में आप इतनी आसानी से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कर नहीं सकते हैं। आज आपको आइन और कानून के तहत देखें ना। अगेन मैं इस बात पे आती हूँ, तोशा खाना केस है ना, तहाइफ छुपाए गए, कुछ तो फिर नवाज शरीफ साहब को जो इकामा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको पाकिस्तान की सियासत के अक्सर लोग जो है कानूनदान समझते हैं, बार एसोसिएशन समझते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था जो इकामा पे डिस्क्वालीफाई किसी और चीज पे होना था, कर दिया उस चीज पे कि जी बेटे से पैसे लिए कि नहीं लिए। मतलब ठीक है, अब अदालत ने एक फैसला दिया है, अगेन मैंने कहा कि अदालतों का एहतराम है, लेकिन ये समझना, ये ओपिनियन देना कि हम उस फैसले से सहमत हैं कि नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं है, वो तो हमारा जमहूरी हक है। सम पीपल विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन, सम पीपल विल से कि नहीं, गलत हुआ। तो जिस तरह अभी हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि वो इस फैसले से सहमत नहीं थे, ही बिलीव्स दैट इट वाज रॉन्ग। इसी तरीके, लेकिन देखिए तोशा खाना केस तो है ना, एक मुकदमा है, उसका फैसला तो होना है ना। अली मोहम्मद खान साहब, योर रिस्पॉन्स टू दिस के फैसले तो सही होते हैं आईन और कानून, मैंने तो खासी एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं, अब वो ज़माना नहीं रहा है, अब चूंकि वो समझती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे फैसले सही होते हैं, फैसले गलत हुए माजी में। ठीक है, कुछ सही भी हो जाते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, देखिए मैं दोबारा अपना वही नुक्ता पेश करूंगा। आप वकील भी हैं, जहन में रखें ये बात, आपके लाइसेंस का भी मसला है। जी मैं वही नुक्ता आपके सामने पेश करूंगा कि जब भी अदालतें बैठती हैं तो आप गुड फेथ में बैठते हैं, उसमें कुछ फैसले सही भी होते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं। हम ये यकीन रखते हैं कि बदनीयती से नहीं होगा, लेकिन मिस कैलकुलेशन हो सकती है, मिस जजमेंट हो सकती है, तो वो भी जज साहिबान भी इंसान होते हैं, कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसको कोई दूसरा बड़ा बेंच भी फिर बैठ सकता है, वो फिर
अदालत उज़्मा या बड़ी अदालतें उसका फैसला करती हैं। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से तो बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर किसी शख्स को सजा हुई है और किसी और को थ्रेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं क्लियर बात करूंगा, इमरान खान साहब को उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप जो है हमारी बात पे एग्री नहीं होंगे कि अगर पिछली किसी को अदालतों से सजा हुई है, कंट्रोवर्शियल हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, अगर आप उसको नहीं उस पर एग्री करते और बैलेंसिंग एक्ट के लिए तैयार नहीं होते तो आपको भी सजा देंगे। ये तो फिर मुल्क एक तमाशा बन जाएगा। मैं समझता हूँ मेरिट के सारे फैसले होने चाहिए, मेरिट के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स मेरिट की सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को सिर्फ इस वजह से भी निशाना न बनाया जाए कि उसने आज स्टेटस को चैलेंज किया है और 70-75 साल के जो पुराने ज़ाब्ते हैं उनके सामने वो खड़ा हो गया, वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, या वो कहता है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाऊंगा या मैं डिक्टेशन नहीं दूंगा, और उसकी सजा फिर ये है कि या तो हमारी बात मानो वरना फिर जो है तुम भी उनकी तरफ सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझता हूँ इससे मुल्क का मजाक बनेगा, आइन का मजाक बनेगा। मेरिट पे फैसले होने चाहिए, इंसाफ पे फैसले होने चाहिए। मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हबीब अकरम साहब, आपका ताल्लुक मीडिया से है, मीडिया से पहले आप कुछ करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि आजकल के दौर में मीडिया आज़ाद है, इमरान खान साहब का भी यही ख्याल था कि मीडिया आज़ाद है, तो आपको लगता है कि अब मीडिया इतना आज़ाद हो गया है कि यहाँ पर जो है गलत फैसले, गलत चीज़ें नहीं हो सकती? हुकूमत में जो भी होता है उसके लिए मीडिया आज़ाद होता है, उसको लगता है कि मीडिया आज़ाद है। ये तो मीडिया वालों को पता होता है ना कि मीडिया आज़ाद है या नहीं है। मामला यह है कि इस वक्त हम कैसे कह सकते हैं कि मीडिया आज़ाद है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक खास तर्ज़ फिक्र रखने वाला या एक खास नुक्ता नज़र को अगर कोई मीडिया सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर सख्तियां भी आती हैं, उसके ऊपर बंदिशें भी आती हैं, और जो दूसरा मीडिया हुकूमत की सपोर्ट कर रहा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जनाब वाह देखें ना, मुतवाज़न चैनल तो ऐसे होते हैं, इस तरह होता है जर्नलिज्म, इस तरह होती है सहाफ़त। अब ये जो मामलात हैं इसमें जहां डॉक्टर साहब हमें आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि हम अब हमारा जो मीडिया के अंदर भी जो हमने तफरीक बना रखी है कि हम एक चैनल जो है वो दूसरे चैनल की बंदिश पे खुशियां मनाने लगता है और दूसरा चैनल पहले वाले चैनल की बंदिश के ऊपर फुलझड़ियां चलाने लगता है। क्या ये कोई तर्ज अमल है? क्या ये इस तरह का कारोबार है कि एक को 4 दुकानें एक जगह है तो 3 दुकानें वाले इस बात पे खुश हो गए बड़ी दुकान बंद हो गई है, बड़ी दुकान वाला खुश हो गए छोटी दुकानें बंद हो गई हैं? ये एक तर्ज फिक्र जो मीडिया है, ये पाकिस्तान के शहरियों का एक राइट है बोलने का, जिसकी बुनियाद पे हमारी ये बड़ी बड़ी मीडिया अंपायर्स खड़ी हुई हैं। जब हुकूमत जो है दरअसल जब किसी मीडिया हाउस को बंद करती है तो वो किसी एक बिजनेस को बंद नहीं करती, किसी एक बिजनेस का आउटलेट बंद नहीं करती, बल्कि दरअसल वो मेरे और आपके और 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बोलने के हक के ऊपर पाबंदी लगाती है। और सोचने का जिन सिफात के साथ इंसान पैदा हुआ है उसमें से एक बोलना है। गोया मेरा पैदाइशी हक है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं बोल भी सकूं, तो मेरी जिंदगी का हक जो है वो मेरे ऊपर एक एहसान की तरह छोड़ के आप मेरे बोलने का हक दबा सोच पे पाबंदी है, किसी मीडिया हाउस को बंद करना। एक ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक लेने दीजिए मुझे, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं चलता हूं शर्मिला फारूकी साहबा की तरफ। शर्मिला फारूकी साहबा, आपने कहा कि मीडिया को चाहिए कि सिर्फ हकायक सामने रखा करे। आप ये कह रही हैं कि मीडिया को सिर्फ न्यूज़ बुलेटिन रन करने चाहिए और फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने रखने चाहिए, मीडिया को एनालिसिस ऑफर नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एनालिसिस ऑफर करें, फैक्ट्स रखें, हकायक सामने रखें, दोनों रुख की चीज़ें, दोनों फरीकैन की बातें आगे रखें एंड लेट द पब्लिक डिसाइड। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कुछ लोग अपना ओपिनियन दे देते हैं, अपना ओपिनियन, विच आई फील एज एन एंकर और एज एन एनालिस्ट और एज एन ओपिनियन मेकर मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें तो हमारे माशरे में एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को, जी एनालिसिस वो होता है कि आप दोनों तरफ के आप हकायक दें। ओपिनियन ये है कि आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि जी ये चीज़ गलत हुई है या ये चीज़ सही हुई है, और एनालिसिस ये होता है कि आप कहें कि जनाब ये हकायक हैं, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये आप खुद फैसला करें। क्योंकि देखिए लोग एंकर्स को, मीडिया पर्सन्स को, सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आइडलाइज करते हैं, पीपल फॉलो, दे सेट एग्जाम्पल्स। अगर कोई एक अपना ओपिनियन दे देता है कि जी ये गलत है, तो अवाम मासूम है, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है गलत है, वो हकायक शायद नहीं देखते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते,
या उनके पास वो वसाइल नहीं होते। आप लोगों के पास वसाइल हैं एनालाइज करके। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है? व्हाई डू यू कॉल इट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? वीलॉग में ये ट्विटर पे करते हैं, ये तो आप अपने वीलॉग को ट्विटर पे करते हैं, ये तो वीलॉग को ट्विटर पे करते हैं ना मीडिया पर्सन। जो टीवी प्रोग्राम जैसे आप हैं, आप पीडीएम का, ये पीपीपी का मौकफ अली मोहम्मद खान साहब दे रहे हैं, पीटीआई का मौकफ, तो नहीं, लेकिन आप मैं तो देखिए अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई का मौकफ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उनका ताल्लुक पीटीआई से है। मैं पीपल्स पार्टी का मौकफ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। लेकिन आप ही अभी अकरम साहब किसी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है। आप लोग एक अनबायस्ड, एक बिल्कुल न्यूट्रल, व्हाई डू वी से न्यूट्रल्स, बिल्कुल एक न्यूट्रल तबसरा करें और फिर बड़ा खतरनाक लफ्ज है शर्मिला जी, न्यूट्रल बड़ा खतरनाक लफ्ज हो गया है। हाँ, बहुत खतरनाक है और बहुत रेयर है। अनफॉर्चुनेटली मिलता नहीं है। अब ये मसला ये है कि अब ये और भी खतरनाक है जो आपने कहा है कि न्यूट्रल रेयर होता है। इट्स अ ये और भी आपने शर्मिला खतरनाक कर दिया। इट्स अ रेयर स्पीशीज नाउ। जो हकाइक हैं, जो फैक्ट ऑन ग्राउंड है, उससे क्या छुपाना। अब आप और हम बैठ के अच्छा हबीब अकरम साहब, शर्मिला ये समझती हैं कि जो मीडिया पर्संस हैं वो लोगों की डिस्कशन तो करा सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई ओपिनियन या नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओपिनियन और एनालिसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए तो आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ लिखनी पड़ जाएगी। तो ओपिनियन और एनालिसिस नहीं कर सकते, सिर्फ फैक्ट्स ही रिपोर्ट कर सकते हैं। सिटिंग और अ फोरम, देखिए आप भी इंसान हैं, आपकी ओपिनियंस हो सकती हैं, बट दोज ओपिनियन शुड नॉट प्रोजेक्ट ऑन द पब्लिक। आप जब पब्लिक के सामने बैठे हैं और आप तबसरा कर रहे हैं, ओपिनियन अपनी छुपा के रखिए। हबीब अकरम साहब, मीडिया पर्सन अपना एनालिसिस कैसे दें? ट्विटर के ऊपर तो 280 कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए उसमें कैसे सारों की ओपिनियंस दे रहे हैं? देखिए हम ट्विटर के ऊपर तो तबसरा करना ही नहीं चाहिए ना। सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली इज बीइंग मिसयूज्ड। बात यह है देखिए बात यह है कि ये सिर्फ मीडिया की और मीडिया के प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हिम्मत और वुसअत है कि हमें हमारे ही पेशे के बारे में सब लोग बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी शर्मिला बीबी कह रही हैं, शर्मिला बीबी खुद पॉलिटिशियन है, लेकिन ये हमें बता सकती है कि आप मीडिया इस तरह चलाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहे, बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। ये हम तनकीद के लिए खुले हैं। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता रही, मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं बता रही कि आपको मीडिया किस तरह चलाना चाहिए। मेरा एक ओपिनियन है कि एज ओपिनियन मेकर्स आपका एक पर्सनल ओपिनियन जो है वो प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक के सामने, बिकॉज अगेन पीपल फॉलो यू। देखिए आपकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं और सही समझते हैं। हाँ, हम मीडिया कलेक्टिवली मिलकर कहा जाता है वॉच डॉग, लेकिन अगर आप जरा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे तो हम अंपायर हैं। जहां पे कोई आउट होगा और आउट नहीं मानेगा वहां पे हम अपनी उंगली खड़ी कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। जहां पे ये भी देखिए कितना खतरनाक करेगा, अंपायर हम कहेंगे कि ये चौका है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। यही हमारा काम है। इसी को कभी हमारी ओपिनियन कहा जाता है, इसी को कभी फैक्ट कहा जाता है। फैक्ट जब रिपोर्टर बयान करे खबर में तो उसके अंदर ओपिनियन नहीं होनी चाहिए और एनालिसिस बगैर ओपिनियन के मुकम्मल नहीं होता। तो लिहाजा ये हमारा काम है, जिससे कभी कभार हमें चारों तरफ से गालियां पड़ रही होती हैं। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब वैसे भी बड़े सहाफी, जर्नलिस्ट और कमेंटेटर हैं जिनसे आपकी पार्टी और आप लोग बड़े नाखुश हैं, और आप लोग उनके ऊपर हमले करते हैं कि ये इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इनका किरदार ठीक नहीं है। वो भी तो अपनी ओपिनियन ही देते हैं ना, अपना एनालिसिस ही देते हैं। उनकी ओपिनियन, उनके एनालिसिस पे आप और इमरान खान गलत होते हैं, आपको उस पर क्यों एतराज? देखिए डॉक्टर साहब, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर मोईद ने हमेशा पीटीआई को सपोर्ट किया है। हबीब अकरम भाई है, ये जो है हमारे बड़े मुस्तनद नाम है, हमारे खिलाफ भी इन्होंने रिपोर्टिंग की, हमारे हक में भी की है, जो इनको मुनासिब लगता है। बात मेरे पर्सनल मेरे खिलाफ भी उनकी तरफ से रिपोर्टें ही, मैंने कभी बुरा नहीं माना। आज प्रोग्राम में पहली बार ये बात मैं कर रहा हूँ। आई हैव गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम और फॉर यू फॉर द रीजन कि आपका ओपिनियन शिफ्ट होता है। आपका एक कंटिन्यूस ओपिनियन नहीं है कि एक जमात के पीछे लगे हुए। आपको जो सही लगती है आप वो बात करते हैं, आप अपना नजर पाकिस्तान पर रखते हैं। मैं कहता हूँ हर वो जर्नलिस्ट, वी शुड नॉट बी जजमेंटल। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, मैं जजमेंटल नहीं मान रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ। तो वो जो जर्नलिस्ट जो वो सबको पता लग जाता है, तो देखें हक बात जो है वो खुशबू की तरह होती है, वो कभी नहीं छुप सकती। लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। जो लोग आपके खिलाफ हैं,
जो खिलाफ हैं सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, एक बात बस उनकी ओपिनियन है वो आपके खिलाफ है, फिर उस पर रिएक्ट क्यों करते हैं आप लोग? डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। मेरा नुक्ता ये है, 2013 से जब हमने इलेक्शन लड़ा और 2023 आने वाला है, और पिछले 10 सालों में अगर कोई जर्नलिस्ट कंटिन्यूसली हमारे खिलाफ है, तो क्या हमने 10 सालों में कोई एक भी काम ठीक नहीं किया? उससे हमारा गिला नहीं बनता? हाँ, अगर कोई 10 साल से कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट, हमारे गलत कामों को भी सपोर्ट कर रहा है, मैं उसकी भी सपोर्ट नहीं करता, वो भी गलत है। क्योंकि हमारे गलत को सही कहता है, हमारे सही को गलत कहता है। देखें, हमारा मुतमईन नजर, मैं आपको दोबारा ये बात करना चाहता हूँ, देखिए हमारी कब्र में हमसे अपने मुल्क के बारे में पूछा जाएगा, अपने नबी, अपने अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारी जो पेशा है, देखें आपका जो पेशा है, आपका बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है डॉक्टर साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके पेशे पर अल्लाह करीम कसम उठाता है। अल्लाह कहते हैं खून कलम वमा यस्कुरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं। आपकी जात पे तो अल्लाह ने कसम उठाए। इतनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलम वाले की, चाहे वो वकील हो चाहे वो जर्नलिस्ट हो, इसलिए ये बात बनती है कि अगर आप बैलेंस रहें, आप हमारी सही को सही, गलत को गलत कहें, कभी भी कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। जो कंटिन्यूसली एक ही एजेंडे को फॉलो करते हैं, सवाल उन्हीं पे उठते हैं। बस एक लास्ट मेरे पास 1.5 मिनट है। हबीब अकरम साहब, आपको इलेक्शन होते 2022 में नजर आते हैं, या आपका ख्याल है कि सिक्सर लग गया या गुम हो गया इलेक्शन? देखिए 2022 में अब इलेक्शन मुझे कुछ मुश्किल नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे, और 2023 के अवाइल में भी हो सकते हैं। और वैसे भी आज आप देखिए कि आज 10 अगस्त है डॉक्टर साहब, अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है इलेक्शन का। यानी फर्ज किया इलेक्शन नहीं भी होते दरमियान में, तो आप 23 यानी 6 अगस्त 2023 को इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो जानी है, और आज उसमें से 4 दिन मजीद कम हो गए हैं। यानी अब 361 दिन रह गए हैं इस असेंबली के, तो लिहाजा हम वैसी इलेक्शन ईयर में है। अब ये मैटर नहीं करता कि अभी हो या फौरन हो या कल हो। क्या इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर सकेंगे अगर इलेक्शन मार्च में हो? अगर इमरान खान साहब कोई बड़ी गलती ना करें और बाकी कुछ भी ना करें, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को अभी को बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगा या नहीं लग सकता। देखिए बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी शर्मिला फारूकी। वक्त ही खत्म हो गया मेरा। हबीब अकरम साहब का बहुत शुक्रिया, शर्मिला फारूकी साहिबा का और अली मोहम्मद खान साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।